नमस्कार और इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज हम पीटर एल बर्नस्टीन की मशहूर किताब अगेंस्ट द गॉड्स द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ रिस्क के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर गहरी नज़र डालेंगे। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे हम इंसानों ने भविष्य की अनिश्चितता को समझने और उसे काबू करने का ये मुश्किल सफ़र तय किया। हाँ, बिल्कुल, ये सफ़र वाकई कमाल का रहा है। ये सिर्फ किस्मत या देवी देवताओं का खेल नहीं रहा, ये विज्ञान, गणित और थोड़ी हिम्मत की कहानी है। जैसा कि किताब कहती है, ये क्रांतिकारी विचार कि भविष्य सिर्फ देवी देवताओं की मर्जी से ज्यादा कुछ है। हाँ, और ये कि हम सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, यही आधुनिक समय को अतीत से अलग करता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि जोखिम की इस समझ ने हमारी दुनिया को कैसे बदला। बिल्कुल। आज की चर्चा का मुख्य विषय यही है, जोखिम, यानी रिस्क। इसकी सोच कैसे विकसित हुई? हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में लोग इसे पूरी तरह भाग्य या देवताओं के हाथ में मानते थे, और कैसे धीरे-धीरे गणितज्ञों, दार्शनिकों और हाँ, व्यापारियों ने भी इसे मापने, समझने और यहाँ तक कि इसे मैनेज करने के तरीके खोजे। बर्नस्टीन की किताब इसी रोमांचक यात्रा का वर्णन करती है। हमारे पास बर्नस्टीन की किताब के शुरुआती अध्याय हैं। ये हमें प्राचीन यूनान से लेकर सीधे 18वीं सदी के यूरोप तक ले जाते हैं। इनमें गणित, जुआ, व्यापार और बीमा के इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य और कहानियां हैं। हाँ, काफी दिलचस्प कहानियां हैं। हमारा मकसद इन स्रोतों से जोखिम प्रबंधन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां निकालना है। वो विचार और वो खोजें जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। सही कहा। ये समझना कि कैसे भविष्य के बारे में सोचने के तरीकों में बदलाव आया और कैसे हिसाब किताब और संभावना ने हमें बेहतर निर्णय लेने की शक्ति दी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल ही अपने आप में हैरान करता है कि जोखिम को समझने में हजारों साल क्यों लग गए। मतलब प्राचीन काल में लोग भविष्य को लेकर इतने क्या कहूँ, निष्क्रिय क्यों थे? देखिए, प्राचीन काल में खासकर यूनानियों और रोमनों के समय में भविष्य को ज्यादातर देवी देवताओं या भाग्य के नियंत्रण में ही माना जाता था। ये एक मजबूत धारणा थी। बर्नस्टीन इस बात पर जोर देते हैं कि हजारों साल तक इंसान जुआ खेलता रहा, जैसे पासे फेंकना, पर किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें संभावना के क्या नियम काम करते हैं। लेकिन क्यों? जुआ तो लोकप्रिय था ना, जैसे वो पासे या एस्ट्रैगली का खेल। हाँ, बिल्कुल लोकप्रिय था, पर इसे कभी गणित से जोड़ा ही नहीं गया। ये बस किस्मत का खेल माना जाता था। लेकिन यूनानियों ने तो ज्यामिति और तर्क में इतनी तरक्की की थी, यूक्लिड वगैरह। गणितीय क्षमता तो थी, फिर क्या बाधा थी? क्षमता जरूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बर्नस्टीन दो बड़ी बाधाएं बताते हैं। पहली, वैचारिक बाधा, मतलब भविष्य पर नियंत्रण पाने या उसे समझने का विचार ही विकसित नहीं हुआ था। भविष्य तो पुजारियों और भविष्यवक्ताओं का क्षेत्र था, गणितज्ञों का नहीं। अच्छा। वो मानते थे कि व्यवस्था केवल आकाश में ग्रहों की चाल में है, धरती के जीवन की उथल-पुथल में नहीं। और दूसरी बाधा थी व्यावहारिक। उनके पास गिनती के लिए कुशल प्रणाली नहीं थी। मतलब हिंदू अरबी अंक प्रणाली, और खासकर शून्य यानी जीरो जो हमारे पास है, वो नहीं था। रोमन अंकों से गुणा भाग करना सोचिए, कितना मुश्किल था। किसी भी तरह के जटिल विश्लेषण के लिए ये जरूरी था। तो हिसाब किताब की कमी ने सोच को भी सीमित रखा। ये बात है, काफी हद तक। यूनानी सिद्धांत और प्रमाण मतलब प्रूफ पे ज्यादा जोर देते थे, ना कि दुनिया के आंकड़ों या सैंपल लेकर उनसे सीखने पर। सत्य वही था जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके। हालांकि बर्नस्टीन एक दिलचस्प अपवाद का जिक्र करते हैं। प्राचीन यहूदी तलमूड में एक स्थिति है जहां व्यभिचार के संदेह में अगर दुल्हन अक्षत नहीं पाई जाती तो संदेह को 50-50 बांटा जाता है, हिंसा या स्वेच्छा। ये संभावना का एक शुरुआती, बहुत ही सीमित विचार जरूर है। तो संख्याओं के बिना जोखिम का हिसाब नामुमकिन था। जैसा बर्नस्टीन कहते हैं, संख्याओं के बिना कोई संयोग या संभावना नहीं होती है। यहीं पर हिंदू अरबी अंक प्रणाली की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। लियोनार्डो पिसानो, जिन्हें हम फिबोनाची के नाम से ज्यादा जानते हैं, उन्होंने 1202 में अपनी किताब लिबर अबाची के जरिए पश्चिम में इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने इसे अल्जीरिया की यात्रा के दौरान अरब गणितज्ञों से सीखा था, जिन्होंने इसे भारत से प्राप्त किया था। इसमें शून्य भी शामिल था, जो गणना के लिए, हिसाब किताब के लिए एक क्रांति जैसा था। इसने हिसाब किताब को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया, खासकर व्यापार के लिए। हाँ, बिल्कुल। फिबोनाची का नाम सुनते ही वो खरगोश वाली पहेली और गोल्डन मीन याद आते हैं। हाँ,
वो फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो। हाँ, वो उनकी प्रसिद्ध श्रृंखला है 1 1 2 3 5 और गोल्डन मीन लगभग 1.618 से जुड़ी दिलचस्प खोजें हैं। लेकिन बर्नस्टीन के अनुसार लिबर-अबाची का असली महत्व पश्चिम में हिंदू अरबी अंकों और गणना के तरीकों को लाना था। इसने व्यापारिक गणनाओं को संभव बनाया जो आगे चलकर जोखिम विश्लेषण का आधार बनी। लेकिन क्या इसे फौरन अपना लिया गया? मतलब लोग आसानी से मान गए? नहीं, इसमें काफी समय लगा। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, आप जानते ही हैं। बर्नस्टीन बताते हैं कि धोखाधड़ी का डर भी था लोगों को, लगता था कि नए अंक बदलने में आसान है। अच्छा। फ्लोरेंस ने तो 1299 में बैंकरों को इन काफिर प्रतीकों का उपयोग करने से मना भी कर दिया था। सोचिए जरा। कमाल है। रोमन अंकों में साधारण गुणा भाग करना कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत ज्यादा। इसी दौरान डायोफेंटस ने बीजगणित में प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू किया और पूर्व में उमर खयाम जैसे विद्वानों ने भी बीजगणित में योगदान दिया। लेकिन शून्य की अवधारणा जो भारत से आई वो सचमुच गणना की कुंजी थी। फिर आया पुनर्जागरण, रेनेसा का दौर। इसने सोच बदली। क्या इसने जोखिम की समझ को भी बदला? बर्नस्टीन इसे वो समय बताते हैं जब दुनिया की खोज और उसके संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर बढ़ा। हाँ, बिल्कुल। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद, अन्वेषण, नई खोजें, व्यापार, इन सब पर जोर बढ़ा। लोगों में ये विश्वास जागा कि वे सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कर्ता भी हैं। वे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। लूका पेसियोली जैसे विचारक सामने आए। वे एक भिक्षु और गणितज्ञ थे जिन्होंने 1494 में सुम्मा नाम की एक बहुत बड़ी किताब लिखी। इसमें उन्होंने डबल एंट्री बही खाता पद्धति यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग को व्यवस्थित किया। इसने गणित को व्यापार से बहुत प्रभावी ढंग से जोड़ा। और उन्होंने ही पहली बार वो पहेली उठाई जो बाद में इतनी महत्वपूर्ण बनी। कौन सी थी वो? हाँ, पेसियोली ने अपनी सुम्मा में पहली बार अंकों की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स को प्रकाशित किया। सवाल ये था, यदि दो खिलाड़ी एक खेल खेल रहे हैं जिसे कुछ अंक जीतने तक खेलना है और खेल बीच में ही रुक जाए, तो जो दांव पर लगा है उसे खिलाड़ियों के बीच कैसे ठीक-ठीक बांटा जाए। अच्छा। उनका सुझाया हल सही नहीं था, पर सवाल उठाना ही उस समय एक बड़ी बात थी। ये सोचने की शुरुआत थी कि ऐसी स्थितियों को तर्क से कैसे हल करें। वाकई एक असाधारण और कह सकते हैं जटिल व्यक्ति थे। एक तरफ प्रतिभाशाली चिकित्सक और गणितज्ञ, दूसरी तरफ उतने ही जुनूनी जुआरी। उन्होंने खुद माना कि वो रोजाना पासे और शतरंज खेलते थे। उनकी किताब लिबर दे लूडो एले यानी खेलों पर किताब, जो लिखी तो 1560 के दशक में गई पर छपी बहुत बाद में 1663 में। अच्छा, लिखी पहले गई थी? हाँ, ये किताब जुए में संभावना का पहला व्यवस्थित गणितीय विश्लेषण है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि पहली बार किसी ने जुए को सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि गणित से समझने लायक माना और उसका तरीका भी बताया। ये सोच में एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं तक कि संभावना यानी प्रोबेबिलिटी शब्द का लैटिन रूप, जिसका पहले मतलब होता था प्रशंसनीय या विश्वास के योग्य, कार्डानो के काम से धीरे धीरे सांख्यिकी अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। उन्होंने संभावना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया: अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात। जैसे पासा फेंकने पर कोई खास अंक आने की संभावना 1/6 है। उन्होंने 2 पासों के साथ सभी 36 संभावित संयोजनों का विश्लेषण किया। अच्छा, पूरा हिसाब लगाया। हाँ, ये भविष्य के परिणामों की आवृत्ति को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अपने शौक को ही गणित का विषय बना लिया। हाँ। ये तो दिलचस्प है। गैलीलियो ने भी इस पर काम किया था, आपने बताया। हाँ, गैलीलियो ने भी बाद में ड्यूक ऑफ टस्कनी के अनुरोध पर पासे की संभावनाओं पर लिखा था। उन्होंने समझाया कि 3 पासों के साथ 10 आने की संभावना 9 आने से थोड़ी ज्यादा क्यों होती है। ये दिखाता है कि धीरे धीरे गणितज्ञों का ध्यान इस ओर जा रहा था। और फिर 1654 में ब्लेज पैस्कल और पियरे डी फर्मा के बीच वो प्रसिद्ध चिट्ठी पत्री हुई। बर्नस्टीन इसे आधुनिक संभावना सिद्धांत का जन्म मानते हैं। बिल्कुल। ये सब एक फ्रांसीसी रईस और जुआरी शेवलियर डी मेरे के सवालों से शुरू हुआ। डी मेरे को जुए में कुछ पहेलियों ने उलझा दिया था और वो पैसे हार रहे थे। अच्छा, एक जुआरी के सवालों से? हाँ, उन्होंने ये सवाल पैस्कल के सामने रखे, जो उस समय युवा गणितीय प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। फर्मा, जो एक वकील थे और शौकिया तौर पर गणित करते थे पर बहुत पहुंचे हुए गणितज्ञ थे, वो भी इस चर्चा में शामिल हुए। डीमेरे की उलझन क्या थी संक्षेप में? डीमेरे की एक उलझन ये थी कि पासे के एक खेल में उन्हें लगता था कि जीतने की संभावना ज्यादा है, पर वो हार रहे थे। पैस्कल और फर्मा ने हिसाब लगाकर बताया कि उनकी समझ में कहाँ गलती थी और असल संभावना क्या थी।
लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पैसियोली की वो पुरानी अंकों की समस्या का सही समाधान खोजना। अच्छा, वो अधूरे खेल में दांव बांटने वाली समस्या। हाँ, वही। उन्होंने दिखाया कि दाव को इस आधार पर बांटा जाना चाहिए कि अगर खेल जारी रहता तो हर खिलाड़ी की जीतने की क्या संभावना थी। इसके लिए उन्होंने संयोगों मतलब कॉम्बिनेशंस और संभावनाओं की गणना करने का एक व्यवस्थित तरीका विकसित किया। इसमें पास्कल त्रिभुज का उपयोग शामिल था। पास्कल ट्रायंगल, हाँ, स्कूल में पढ़ा था। हाँ, बर्नस्टीन बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज का उदाहरण देते हैं कि कैसे इसका उपयोग विभिन्न परिणामों की गणना के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ जुए के गणित तक ही सीमित था? नहीं, पास्कल के लिए इसके नैतिक और दार्शनिक मायने भी थे। उन्होंने तर्क दिया कि दांव का उचित बंटवारा एक नैतिक दायित्व है। उनका प्रसिद्ध पास्कल का दांव, पास्कल्स वेजर, भी इसी सोच से निकला। अनिश्चितता के तहत ईश्वर में विश्वास करना तर्कसंगत है या नहीं। बाद में पोर्ट रॉयल लॉजिक नाम की एक किताब ने इन विचारों को और फैलाया। उसमें कहा गया कि निर्णय लेते समय सिर्फ परिणाम कितना बुरा या अच्छा है ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी संभावना कितनी है ये भी देखना चाहिए। तो ये अंधविश्वास से तर्कसंगत पूर्वानुमान की ओर एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम। तो यहाँ से हम जुए से हटकर वास्तविक दुनिया की घटनाओं को मापने की ओर बढ़ते हैं। जॉन ग्रांट का नाम आता है, एक बटन और सुई बेचने वाले व्यापारी। ये कैसे कहानी में आते हैं? हाँ, जॉन ग्रांट एक लंदन के हैबिडैशर यानी परचून की दुकान वाले। उन्होंने 1662 में बिल ऑफ मॉर्टैलिटी पर आधारित अपनी किताब प्रकाशित की। ये बिल लंदन में हर हफ्ते मरने वालों के आंकड़े होते थे। अच्छा, मृत्यु के आंकड़े। हाँ, उनकी किताब को सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी की शुरुआत माना जाता है। उन्होंने लंदन के इन साप्ताहिक मृत्यु के आंकड़ों का, जो दशकों से प्रकाशित हो रहे थे, पहली बार व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया। उन्होंने क्या नया खोजा इन आंकड़ों में? क्या पैटर्न मिला? ग्रांट ने इन कच्चे आंकड़ों में पैटर्न और नियमितता खोजने की कोशिश की। उन्होंने अनुमान लगाया कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग बराबर है। मृत्यु के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया, जैसे प्लेग से कितनी मौतें हुई बनाम दूसरी बीमारियों से। बर्नस्टीन बताते हैं कि ग्रांट की सबसे बड़ी नवीनता ये थी कि उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों, जो कि एक तरह का नमूना ही था, उससे व्यापक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, जिसे आज हम सांख्यिकी अनुमान या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं। अच्छा, मतलब सैंपल से पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगाना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पहली आदिम जीवन तालिका यानी लाइफ टेबल बनाने का भी प्रयास किया, जिसमें दिखाया गया कि कितने लोग किस उम्र तक जीवित रहते हैं। यह बहुत शुरुआती कोशिश थी, पर अभूतपूर्व थी। तो ये सिर्फ गिनती नहीं थी, बल्कि उससे समाज के बारे में अनुमान लगाना था। ये तो कमाल है। बिल्कुल। हालांकि उनके तरीके बहुत सटीक नहीं थे, ये समाज को संख्यात्मक रूप से समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने दिखाया कि मानव जीवन की घटनाओं में भी, जिन्हें पहले पूरी तरह अप्रत्याशित माना जाता था, कुछ हद तक नियमितता और भविष्यवाणी की गुंजाइश है। और फिर प्रसिद्ध खगोलशास्त्री एडमंड हैली ने इसे और आगे बढ़ाया। वही हैली जिनके नाम पर हैली कॉमेट है। जी हाँ, वही एडमंड हैली। उन्होंने ग्रांट के काम के लगभग 30 साल बाद 1693 में ब्रेस्लाव, जो अब पोलैंड का वृखला शहर है, के बेहतर आंकड़ों का उपयोग किया। वहां हर व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी उम्र दर्ज की जाती थी, जो लंदन के बिल में नहीं होता था। इससे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ बेहतर आंकड़े मिले या कुछ और भी था? आंकड़े तो बेहतर थे ही, जिससे हैली ज्यादा सटीक जीवन तालिकाएं बना पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इन तालिकाओं का उपयोग उम्र विशिष्ट मृत्यु दर के आधार पर वार्षिकी यानी एन्युटीज का उचित मूल्य निर्धारित करने का तरीका विकसित करने के लिए किया। एन्युटीज मतलब वो जो एक मुश्त पैसे लेकर जिंदगी भर पेंशन देते हैं? हाँ, वही। उस समय सरकारें वार्षिकी बेचकर पैसा जुटा रही थी, लेकिन वो सभी उम्र के लोगों से एक ही कीमत लेती थी। हैली ने गणितीय रूप से दिखाया कि यह गलत है। वार्षिकी का मूल्य खरीदने वाले की उम्र पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग उम्र में मरने की संभावना अलग होती है। अच्छा, तो ये तो सीधे सीधे बीमा से जुड़ गया। हाँ, ये जीवन बीमा उद्योग की गणितीय नींव रखने जैसा था। तो ये सारी गणितीय खोजें सीधे व्यापार और बीमा से जुड़ गईं। 17वीं सदी के अंत में लंदन एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन ही रहा था। हाँ, ये संयोग नहीं था। व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और जोखिम प्रबंधन की जरूरत महसूस हो रही थी। लंदन के कॉफी हाउस, जैसे एडवर्ड लॉयड का कॉफी हाउस, जो लगभग 1687 में खुला, वो व्यापारियों, जहाज मालिकों और बीमा करने वालों के लिए मिलने जुलने और सूचनाओं के लेन देन के केंद्र बन गए। लॉयड्स कॉफी हाउस, यही बाद में लॉयड्स ऑफ लंदन बना। जी हाँ, बिल्कुल। लॉयड्स का कॉफी हाउस समुद्री बीमा अंडरराइटिंग का जन्म स्थान बना। ये अंडरराइटर क्या करते थे
और ये पहले के बीमा से अलग कैसे था? अंडरराइटर वो लोग थे जो प्रीमियम के बदले जहाज या उसके माल के समुद्री यात्रा का जोखिम उठाने के लिए सहमत होते थे। वे अनुबंध के नीचे अपना नाम लिखते थे, इसीलिए अंडरराइटर कहलाए। बीमा के पुराने रूप भी थे, जैसे बॉटमरी लोन या गिल्ड वगैरह, लेकिन ग्रॉन्ट और हेली के काम ने जोखिम का आकलन करने और प्रीमियम तय करने के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित और गणितीय आधार दिया। अच्छा, अब हिसाब लगाकर प्रीमियम तय हो सकता था। हाँ, क्योंकि लॉयड्स जैसी जगहों पर जानकारी और सौदा करने वाले लोग इकट्ठा होते थे, ये सफल हुई। पहली अग्नि बीमा और जीवन बीमा कंपनियां भी इसी दौर में स्थापित होने लगी। बर्नस्टीन शेक्सपियर के नाटक वेनिस का व्यापारी का जिक्र करते हैं, जहां एंटोनियो कहता है कि उसने अपना सारा पैसा एक ही जहाज में नहीं लगाया। ये तो पहले से ही लोग समझते थे। हाँ, ये जोखिम फैलाने यानी डाइवर्सिफिकेशन का एक सहज ज्ञान युक्त शुरुआती विचार है। अपना सारा रिस्क एक ही जगह केंद्रित न करना। ये दिखाता है कि व्यवहारिकता में लोग जोखिम कम करने के तरीके सोच रहे थे, भले ही गणितीय सिद्धांत बाद में विकसित हुए हैं। अब तक हमने संभावना और आंकड़ों की बात की, जो काफी हद तक वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव लगते हैं। लेकिन क्या हर कोई जोखिम को एक ही तरह से देखता है? क्या 100 रुपये खोने का मतलब मेरे लिए और एक करोड़पति के लिए एक जैसा है? यहीं पे मानवीय पहलू आता है ना? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर डैनियल बर्नौली का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गणितज्ञों के एक प्रसिद्ध स्विस परिवार से थे। 1738 के अपने एक लेख में उन्होंने उपयोगिता यानी यूटिलिटी की अवधारणा पेश की। उपयोगिता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैसे का मूल्य सिर्फ उसकी संख्या पर नहीं, बल्कि पाने वाले के लिए उसकी अहमियत पर निर्भर करता है। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ अपेक्षित मूल्य यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसी घटना की संभावना को उसके परिणाम के मौद्रिक मूल्य से गुणा करना, निर्णय लेने के लिए काफी नहीं है। क्यों नहीं? अगर गणितीय रूप से एक दांव फायदेमंद है तो उसे क्यों ना लिया जाए, जैसे लॉटरी? क्योंकि यह फैसला लेने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों और जोखिम लेने की उसकी इच्छा को नजरअंदाज करता है। बर्नौली ने कहा कि धन की उपयोगिता या व्यक्तिपरक मूल्य धन बढ़ने के साथ घटता जाता है। इसे घटती सीमांत उपयोगिता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं तो और 100 मिलना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना? लेकिन अगर आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपए हैं तो और 100 रुपए मिलने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी उपयोगिता कम हो गई। हाँ, ये बात तो सही है। तो इसका जोखिम लेने से क्या संबंध है? यह जोखिम से बचने यानी रिस्क एवर्जन की व्याख्या करता है। ज्यादातर लोग एक निश्चित छोटे नुकसान जैसे बीमा का प्रीमियम देना क्यों पसंद करते हैं, बजाय एक छोटी संभावना वाले बड़े नुकसान के जोखिम के? हाँ, बीमा तो हम सब लेते हैं। क्योंकि नुकसान की उपयोगिता या उसका नकारात्मक एहसास हमें लाभ की समान राशि की उपयोगिता से ज्यादा महसूस होती है, खासकर जब हमारे पास पहले से कम हो। अपेक्षित मूल्य के हिसाब से बीमा खरीदना अक्सर गणितीय रूप से घाटे का सौदा लगता है, लेकिन ये हमें मानसिक शांति या उपयोगिता देता है। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स का जिक्र भी है, क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ, ये बर्नौली द्वारा प्रस्तुत एक काल्पनिक खेल है। मान लीजिए एक सिक्का उछाला जाता है जब तक चित न आए। अगर पहली बार में चित आता है तो आपको 2 रुपए मिलते हैं। अगर पहली बार पट और दूसरी बार चित तो 4 रुपए। अगर 2 बार पट फिर चित तो 8 रुपए, और इसी तरह राशि दोगुनी होती जाती है। तो पैसे बढ़ते जाते हैं। हाँ, गणितीय रूप से इस खेल का अपेक्षित मूल्य अनंत है। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इस खेल को खेलने के लिए बहुत ज्यादा पैसे क्यों नहीं देगा? बर्नौली का जवाब था, क्योंकि धन की उपयोगिता घटती जाती है। अनंत अपेक्षित मौद्रिक मूल्य के बावजूद उस खेल की अपेक्षित उपयोगिता सीमित है। तो बर्नौली ने हमें सिखाया कि जोखिम सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। ये हमारे व्यक्तिगत हालात और हमारी भावनाओं से जुड़ा है। उनका काम आधुनिक अर्थशास्त्र और वित्त सिद्धांत की नींव है, क्योंकि ये जोखिम विश्लेषण में व्यक्तिपरक मानवीय तत्व को शामिल करता है। तो हमने देखा कि कैसे जोखिम की समझ भाग्य और अंधविश्वास से निकलकर गणितीय गणना, सांख्यिकी और फिर मानवीय उपयोगिता तक पहुंची। फिबोनाची के अंकों से गणना संभव हुई, कार्डानो ने जुए में संभावना देखी, पास्कल फर्मा ने उसे सिद्धांत दिया। हाँ, ग्राटहेली ने वास्तविक दुनिया के आंकड़े नापे और बर्नौली ने इसमें मानवीय पहलू जोड़ा। हर कदम ने हमारी दुनिया को आकार दिया है, विज्ञान, वित्त, बीमा और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को भी।
ये वास्तव में दिखाता है कि कैसे अमूर्त विचारों ने ठोस बदलाव लाए। जैसा बर्नस्टीन कहते हैं, आधुनिक समय को जो चीज़ अलग करती है वो है जोखिम में महारत हासिल करने की कोशिश। ये धारणा कि भविष्य केवल देवी देवताओं की सनक नहीं है और मनुष्य निष्क्रिय दर्शक नहीं है, भविष्य को समझने और उसे प्रबंधित करने की ये कोशिश ही आधुनिकता की पहचान है। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। जैसा बर्नस्टीन अपनी किताब में आगे भी पता लगाते हैं और जैसा हम आज भी देखते हैं, इतने सारे उपकरणों और डेटा के बावजूद एक सवाल बना रहता है, जोखिम प्रबंधन कितना विज्ञान है और कितना कला? क्या हम कभी अनिश्चितता को पूरी तरह से पकड़ सकते हैं, या हमेशा व्यक्तिपरक निर्णय, अंतर्ज्ञान और यहाँ तक कि हमारी अपनी भावनाओं की भूमिका रहेगी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।